नमस्कार। शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध का अर्थ समझने के उपरांत अब हम शीत युद्ध के विकास का अवलोकन करेंगे। 1945 से 1953 तक पहले चरण में यदि हम शीत युद्ध के विकास का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम मार्शल योजना का निर्माण करके ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में अमेरिका ने एक प्रकार से सहायता कूटनीति को प्रारंभ किया और इसका जवाब देने के लिए कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कॉमिन टर्म के रूप में, कॉमिन फॉर्म के रूप में सोवियत संघ ने एक दूसरा संगठन तैयार किया। इसी प्रकार मार्शल टीटो के नेतृत्व में युगोस्लाविया की व्यवस्था स्थापित हुई और इसमें स्टालिन का प्रभुत्व जो है वो युगोस्लाविया ने अस्वीकार करके स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। इसी प्रकार बर्लिन की नाकेबंदी हुई और दो जर्मनी का उदय हुआ 1948-49 में। तो एक जर्मनी की पीठ पर अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। शीत युद्ध के काल में और उसकी विकास के विभिन्न चरणों में हम ये स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय या अन्य किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद में दो पक्षों में एक पक्ष सोवियत संघ के समर्थन का और दूसरा पक्ष अमेरिका और उसके मित्र देशों के समर्थन का। हर क्षेत्र में प्रत्येक विवाद में कूटनीतिक समर्थन के माध्यम से, सामरिक समर्थन के माध्यम से, यूएनओ का प्रयोग करने की नीति के माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपने तनाव संबंधों को पुरजोर बढ़ाया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने अपने अपने हिस्से के जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी के रूप में गठन कर लिया और संघीय जर्मन गणराज्य का नाम दिया। फिर सोवियत संघ ने भी अपने हिस्से को के जर्मनी को पूर्वी जर्मनी के रूप में परिचय दिया और इस प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का हिस्सा पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के अधीन जो जर्मनी का भाग रहा वो पूर्वी जर्मनी के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक आधार पर विभिन्न संगठन और समझौते किए गए, जैसे अप्रैल 1949 में नाटो, इसी प्रकार सीटो, सेंटो, वार्सा, कॉमिनफॉर्म, कॉमिनटर्न, इस तरह के अनेक, या एंजुस्पेक्ट, अरब लीग, अरब साझा बाजार, एक के बाद एक इसी प्रकार जो कहना चाहिए तेल निर्यात करने वाले तेल उत्पादक देश हैं उनका ओपेक संगठन, राष्ट्रमंडल संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय समुदाय साझा बाजार आदि, इस तरह से एक के बाद एक अनेक सैनिक और विभिन्न प्रकार के संधि और संगठनों का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। तो ये एक ऐसी कहना चाहिए संकेत था, ऐसा एक रिफ्लेक्शन था जिससे ये बात स्पष्ट हो रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश परस्पर एक दूसरे के साथ अपने अविश्वास से अपनी सुरक्षा करने के लिए मित्र देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक प्रकार के गठबंधनों को बढ़ावा देने लगे। इसी समय अक्टूबर 1949 में चीन का उदय हुआ और बाद में फिर 1971 में ताइवान की जगह चीन को स्थायी मान्यता भी प्रदान की गई। लेकिन चीन का जब उदय हुआ 1949 में तो उस समय अमेरिका ने साम्यवादी प्रभाव होने के कारण चीन को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की, बल्कि ताइवान को ही वो मुख्य चीन का भाग मानता रहा या चीन के रूप में उसे पहचानता रहा। जबकि चीन जो है उसकी साम्यवादी पृष्ठभूमि होने के कारण सोवियत संघ चीन का घनिष्ठ मित्र देश के रूप में अपना जो भूमिका है उसका निर्धारण
करता रहा। इसी समय 1950 में कोरिया युद्ध हुआ, जिसमें उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। उत्तरी कोरिया की पीठ पर सोवियत संघ और चाइना दोनों की दोस्ती बढ़ी और दक्षिणी कोरिया की पीठ पर अमेरिका रहा उसको सपोर्ट करने के लिए। और तनाव जो है वो चीन, सोवियत संघ की भूमिका जो साम्यवादी नज़रिए से थी उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा बढ़ा। जापान के साथ मित्र देशों ने 1951 में एक संधि की, जिसे सोवियत संघ और उसके समर्थक देशों ने अनुचित बताया। इसी प्रकार सोवियत संघ द्वारा जो ये एक पक्षीय कार्यवाही हुई जापान के साथ मित्र देशों की संधि को एक पक्षीय कार्यवाही कहकर इसकी खुली आलोचना की नीति सोवियत संघ ने अपनाई। इस तरह आरोप प्रत्यारोप का ये दौर बहुत लंबा चलता गया। इसी प्रकार 1953 से अगर हम 1958 तक देखें तो 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई और ख्रुश्चेव ने पदभार संभाला। ख्रुश्चेव स्टालिन की तुलना में अधिक समझौतावादी नीति का समर्थन करने वाले थे। अमेरिका में भी ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो तुलनात्मक रूप में शिथिल या समझौतावादी नीति का समर्थन करने वाले थे। इसी प्रकार मोलोटोव जो सोवियत संघ के विदेश मंत्री थे और जॉन फॉस्टर डलेस जो अमेरिका के विदेश सचिव थे, ये दोनों अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध को निरंतर बढ़ाने के पक्षधर या समर्थक थे। हिंद चीन के प्रश्न पर भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में पुनः विवाद उत्पन्न हुआ और अमेरिका द्वारा साम्यवाद विरोधी जो सैनिक समझौते और सैन्य संगठन थे उनकी स्थापना पर बल दिया गया। सोवियत संघ यूरोप, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में भी जो इनके परस्पर विवाद थे, इन विवादों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण या प्रतिस्पर्धा का जो प्रभाव है वो देखने में आया। परमाणु हथियारों के निर्माण और नियंत्रण पर भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ, बल्कि शस्त्रीकरण की नीति को लगातार बढ़ावा दिया गया। जर्मनी का क्या भविष्य रहेगा? मित्र देशों ने तो जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी के रूप में मिला लिया था और सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी के रूप में जर्मनी के पूर्वी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। और लेकिन जर्मनी का पुनः संयुक्तिकरण क्या होगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा, इसके प्रति ना तो अमेरिका चिंतित था और ना ही सोवियत संघ। निशस्त्रीकरण पर भी खुलकर मतभेद सामने आए, जैसा हमने देखा था शीत युद्ध के कारणों में कि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जिस बम का अणु बम का प्रयोग करके और अपना प्रभुत्व और शक्ति स्थापित की थी, उसी दिन सोवियत संघ और अमेरिका की दोस्ती या उनकी जो मित्रता है वो भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गई। उसके बाद निरंतर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने अपने स्तर पर शस्त्रों के अबाध और निरंतर निर्माण की तरफ अपने स्रोत और संसाधनों को लगा रहे थे। परस्पर एक दूसरे की आलोचना करते हुए भी दोनों पक्ष निशस्त्रीकरण की नीति पर बराबर सहयोग नहीं कर रहे थे। 1956 में हंगरी के प्रश्न पर भी तनाव उत्पन्न हुआ। अमेरिका ने सोवियत संघ द्वारा हंगरी के क्षेत्र में जो साम्यवादी नज़रिए से प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया जा रहा था, उसका अमेरिका ने विरोध किया। इसी प्रकार 1956 में स्वेज नहर से संबंधित विवाद भी उत्पन्न हुआ। 1956 में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के आक्रमण की सोवियत संघ ने आलोचना की, क्योंकि स्वेज नहर का ये जो पैसेज था जो आवागमन और व्यापार के लिए काम में लिया जाता था,
इसके संबंध में मिस्र की नीतियों का विरोध करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक साथ मिस्र पर आक्रमण किया, जिसका सोवियत संघ ने विरोध किया। इसी प्रकार 1956 में आइजनहावर सिद्धांत, जो मध्य पूर्व में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का सूचक प्रतीत हुआ, इसका भी सोवियत संघ ने विरोध किया। 1955-58 में पश्चिमी एशिया में तेल क्षेत्रों पर उत्पादन पर प्रभुता और सामरिक महत्व कायम करने के लिए एक प्रकार का कूटनैतिक संघर्ष अनवरत रूप से जारी रहा। तीसरे स्तर में हम ये देखें, 1959 से 1976 तक ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा का प्लान किया, लेकिन इसी समय U-2 विमान कांड हो गया। तो ये जो एक विवाद था, इस विवाद के कारण ख्रुश्चेव का जो अमेरिकी यात्रा की योजना थी, उस योजना से जो लाभ संभावित था वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, और U-2 विमान कांड के कारण वापस से जो दोनों पक्ष हैं, इनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कूटनैतिक दृष्टि से तनावपूर्ण स्थिति में हो गए। इसी प्रकार मई 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और अमेरिकी जासूसी कार्यवाही जो U-2 विमान कांड के रूप में प्रत्यक्ष हुई थी, ख्रुश्चेव द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और अमेरिका से माफ़ी मांगने की मांग ख्रुश्चेव ने की। यहाँ तक कि एक औपचारिक सभा में, मीटिंग में ख्रुश्चेव ने आइजनहावर से सेकंड या हाथ भी नहीं मिलाया, और जो निमंत्रण दिया गया था अपने देश में आगमन का, वो निमंत्रण वापस ले लिया और शिखर सम्मेलन जो है, पेरिस शिखर सम्मेलन, वो असफल हो गया। फिर अमेरिका में कैनेडी राष्ट्रपति बने और इसी समय क्यूबा कांड हो गया 1960 में। फिर 1960 में कैनेडी राष्ट्रपति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व और प्रभाव को बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न और प्रयास करते रहे। क्यूबा संकट से जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और दोनों पक्षों के जो संबंध हैं वो विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से ये समस्या एक बार टल गई। और इसके उपरांत शीत युद्ध में आंशिक शिथिलता या एक प्रकार का ठहराव जो है वो देखा गया। ख्रुश्चेव और कैनेडी द्वारा निशस्त्रीकरण के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को पुनः गति प्रदान की गई और अगस्त 1963 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने संबंधी एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो एक प्रकार से निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम था। कैनेडी की हत्या हो गई और 1964 में ख्रुश्चेव जो हैं वो अपदस्थ हो गए। तो इससे एक प्रकार से शीत युद्ध के काल में तनाव को शिथिल करने का जो प्रयास कैनेडी और ख्रुश्चेव ने किया था, उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कायम होने के प्रोसेस में या प्रक्रिया में आई थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिका में जॉनसन राष्ट्रपति बने कैनेडी की मृत्यु के उपरांत, और इधर सोवियत संघ में ब्रेजनेव और कोसिगन सोवियत संघ के प्रधान बने। जॉनसन की नीतियों से वियतनाम युद्ध जो है उसमें तेजी आई और अरब इजराइल विवाद जो एक बार शांत सा दिखाई पड़ने लगा था, ये विवाद पुनः उत्पन्न हो गया। वियतनाम युद्ध, भारत पाक संघर्ष, इसी प्रकार 1967 में अरब इजराइल विवाद, इनसे शीत युद्ध में बहुत तीव्रता या तनाव का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। इसके उपरांत 1964 में ही एक घोषणा अमेरिका ने की कि यदि यूएसएसआर या सोवियत संघ कांगो में सोवियत
यूएनओ की शांति स्थापना संबंधी कार्यों में व्यय का जो अपना अंश है वो प्रदान नहीं करेगा, तो यूएनओ के चार्टर के 19वें अनुच्छेद के अनुसार सोवियत संघ को महासभा में मताधिकार के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो इससे पुनः वार्ता युद्ध, परस्पर विरोधी प्रतिस्पर्धा का दौर पुनः शुरू हो गया। और फिर इसी समय में ग्लासगो शिखर सम्मेलन हुआ जून 67 में, जिसमें अमेरिका की तरफ से जॉनसन और सोवियत संघ की तरफ से कोसिगन ने भाग लिया और इन दोनों के मध्य एक शिखर स्तर की वार्ता आयोजित हुई। इसमें वियतनाम और पश्चिमी एशिया पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस ग्लासगो शिखर सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन सहमति का एक आधार या वातावरण अवश्य तैयार हुआ। इसके पश्चात वियतनाम युद्ध जो है वो भी कुछ तुलनात्मक रूप में कुछ शिथिल हुआ और शीत युद्ध में थोड़ी कमी आई। विश्व जनमत और अमेरिका के नागरिकों के दबाव से बाध्य होकर जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम पर जो बमबारी का एक योजना और नीति का प्रयोग किया था उसे रोकना पड़ा। इसी प्रकार 1969 में बर्लिन संकट उत्पन्न हुआ और शीत युद्ध पुनः उग्र रूप में दिखाई पड़ने लगा। पश्चिमी जर्मनी में राष्ट्रपति के चुनाव थे और पश्चिम बर्लिन में चुनाव थे और पूर्वी जर्मनी को आपत्ति थी कि पश्चिम बर्लिन अभी तक पोट्सडम समझौते के अधीन है। इस आधार पर उसकी नाकाबंदी की गई, जबकि फिर बाद में हवाई मार्ग से मतदाता को पहुंचाकर और चुनाव संपन्न हुए। ये सामान्य बात थी, कोई बहुत विशेष नहीं, लेकिन क्योंकि तनाव के दौर में जर्मनी का ये मुद्दा ज्वलंत था, इसलिए इसके कारण भी शीत युद्ध उग्र हुआ। इसके पश्चात 1970 में मॉस्को और बोन के मध्य एक समझौता हुआ जिससे शीत युद्ध में कमी आई। विली ब्रांट और कोसिगन के मध्य ये समझौता संपादित हुआ। 1971 में शीत युद्ध में शिथिलता आई और बर्लिन समझौता हुआ। इसके उपरांत अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ये समझौता हुआ, जिससे पूर्वी सीमाओं में तनावपूर्ण स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई और समाप्ति की तरफ दिखाई पड़ने लगी। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में भी 1972 में एक समझौता हो गया। इन्होंने परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके मानवीय क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का आश्वासन दिया। तो जर्मनी की समस्या भी काफ़ी हद तक सुलझने की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो रही थी। 1972 में कोरिया समझौता हुआ, जिससे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य एक प्रकार का सामान्य स्तर कायम करने की चेष्टा की गई। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ 1973 में, जिसे हेलसिंकी सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था शीत युद्ध के कारण दोनों गुटों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है उसको दूर करने का प्रयास करना। महाशक्तियों के भी तनाव क्षेत्रों में परस्पर कमी आई। कंबोडिया युद्ध 1975 में समाप्त हो गया और यहाँ ये एक प्रकार का गृह युद्ध था जिसके दोनों अलग अलग समूहों को सोवियत संघ और अमेरिका समर्थन कर रहे थे। तो कंबोडिया युद्ध की भी 1975 में समाप्ति हो गई और यहाँ नरोत्तम सिंहनुक की सरकार बनी और ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद का एक मुद्दा हल की तरफ अग्रसर हुआ। वियतनाम युद्ध 1975 में समाप्त हो गया। पश्चिमी एशिया भी शांति की ओर अग्रसर हो रहा था। मिस्र इजराइल के मध्य, अमेरिका, मिस्र और इजराइल के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ सितंबर 1975 में और उसके आधार पर पश्चिमी एशिया के क्षेत्र का जो तनाव था, इस तनाव में भी शिथिलता आई। कैंप डेविड में सादात बेगिन और कार्टर
के मध्य वार्ता, जिसे कैंप डेविड समझौता कहा जाता है, हुआ और सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तनाव शिथिलता की तरफ अग्रसर करने में इस कैंप डेविड समझौते की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी प्रकार तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1977 जून 77 में हुआ। युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में यह संपादित हुआ, जिसने हेलसिंकी भावना को आगे बढ़ाया और ये शीत युद्ध की शिथिलता को प्रोत्साहित करने वाला एक कदम माना जाता है। इसी प्रकार 1977 से 1983 तक यदि हम शीत युद्ध का विकास देखें तो अमेरिका में जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तनाव शिथिलता को बढ़ावा देने का एक रुझान जो है वो कार्टर का दिखाई पड़ा। वियतनाम युद्ध में भी बंदियों को क्षमादान देने का आदेश दिया गया। उपराष्ट्रपति जो वॉल्टर मॉन्डेल थे, उन्होंने अनेक देशों की सद्भावना यात्रा की, जिसका कोई राजनीतिक और सामरिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि सद्भावना यात्रा की। अफ्रीकी देशों के प्रति भी सद्भावना व्यक्त की गई। 1978 में कैंप डेविड में सादात बेगिन और कार्टर के मध्य जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वो भी शीत युद्ध के शिथिलता के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया। 1979 में क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अमेरिका और क्यूबा के बीच एक गंभीर स्थिति बन गई। क्यूबा में 2-3 हजार के लगभग सोवियत सैनिक तनाव का कारण नहीं है, लेकिन यदि संबंध बिगड़े दोनों पक्षों के तो तनाव बढ़ सकता है। इस आधार पर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझ का प्रयोग करते हुए क्यूबा विवाद को भी दूर करने की कोशिश की गई। भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाकिस्तान और चीन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों के उकसाने से भी एक तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया और इससे शीत युद्ध एक बार पुनः उग्र दिखाई पड़ने लगा। दिसंबर 1979 में राष्ट्रपति अमीन अफगानिस्तान में थे, उनकी सत्ता पलट गई और बबरा कमाल जो हैं वो नए राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्रपति के आमंत्रण पर क्रांति की रक्षा के लिए सोवियत सैनिकों का अफगानिस्तान में प्रवेश हुआ। अमेरिका ने इस सैनिक प्रवेश की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसके अनुसार, अमेरिका के अनुसार, ये साम्यवादी प्रभाव को जबरन स्थापित करने की एक चेष्टा है, जो सौहार्द के आधार पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के आधार पर स्थापित की गई है। इसलिए अमेरिका इसका विरोध करता है। इसके बाद कार्टर द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में साल्ट II जो संधि थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकेंड, निशस्त्रीकरण की दिशा में शस्त्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए साल्ट द्वितीय जो संधि थी, जिस पर बहस चल रही थी अमेरिकी कांग्रेस में, उस बहस को कार्टर ने रोक दिया, यानी पुनः शस्त्रीकरण की तरफ अपना रुझान स्पष्ट किया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ को आधुनिक प्रविधि और अनाज की जानकारी देने का जो अमेरिका ने पूर्व में निर्णय लिया था, उस निर्णय को उन्होंने बदल दिया। सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर अमेरिका ने इसमें जो सोवियत संघ है उसकी कार्यवाही की खुलकर निंदा की। इसी प्रकार 1980 में ईरान इराक संघर्ष जो है उसका स्वरूप भी दोनों देशों को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता रहा। अमेरिका द्वारा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को शस्त्र पूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखी गई, जिससे भारतीय सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ने की संभावना थी, तो सोवियत संघ का रुझान, सोवियत संघ का कहना चाहिए एक प्रकार से सहयोग भारतीय पक्ष के संदर्भ में हुआ। इसी प्रकार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 1982 में छापामारों के सफाई की दृष्टि से युद्ध की सी स्थिति हो गई, जिसमें इजराइल द्वारा लेबनान पर भीषण जमीनी और हवाई हमला किया गया। इसी प्रकार दक्षिण कोरियाई जो विमान कांड है, इसमें इसके माध्यम से भी शीत युद्ध पुनः भड़क गया, या शीत युद्ध जो है वो काफ़ी उग्र रूप में सामने आया। 1983 में दक्षिणी कोरिया का यात्री विमान जो है वो प्रक्षेपास्त्र की सहायता से गिरा दिया गया। जो कोरिया का विमान था उसे क्षतिग्रस्त किया गया। तो इससे एक प्रकार से, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी कोरिया की पीठ पर अमेरिका और सोवियत संघ थे, तो इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के संबंध कोरिया के कारण भी तनाव के कगार पर आ गए। ये स्थिति व्यवहारिक रूप में दोनों देशों के मध्य ये काल जो है, चरण, शीत युद्ध के विकास का ये चरण दोनों देशों के मध्य तनाव की उग्रता के रूप में पहचाना जाता है। इसके उपरांत 1985 से यदि 1991 तक हम शीत युद्ध का अध्ययन के विकास का अध्ययन करें, तो दोनों देश, दोनों पक्ष सैनिकों में परस्पर कटौती करने के लिए तैयार हुए, सैनिक क्षमता में कटौती करने के लिए तैयार हुए। शीत युद्ध समाप्त करने का मानस और एक प्रकार की प्रतिज्ञा जो है वो सोवियत संघ की तरफ से गोर्बाचोव के स्टेटमेंट में दिखाई दी, और जिसमें उन्होंने ये माना कि मुझे विश्वास है कि हम इतनी बुद्धिमत्ता और सद्भाव जुटा पाएंगे कि हम परस्पर सहयोग द्वारा समूची मानव जाति के लिए शांति का एक सच्चा युग स्थापित कर सकें। ये एक प्रकार का बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक संकेत था। सोवियत संघ अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता, और इस संकेत से परस्पर व्यवहार और विचार विनिमय का के अवसर और क्षेत्र जो हैं वो बढ़ गए। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी का निर्णय हुआ, और जर्मनी जो है उसका एकीकरण हो गया। शिखर सम्मेलन और शिखर वार्ताएं, क्योंकि जैसा हमने देखा शीत युद्ध परस्पर विचारों की भिन्नता का युद्ध है, तो आरोप प्रत्यारोप, आलोचनाएं, खंडन मंडन बहुत विशेष रूप में संचार और मीडिया के साधनों का प्रयोग करके प्रतिस्पर्धा के रूप में परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर था। तो जब दोनों पक्षों ने शीत युद्ध के प्रति शीत युद्ध से मुक्त होने का एक प्रकार का मानस बना लिया, परस्पर वार्ता के आधार पर इसे सुलझाने का एक प्रयास जो है वो दोनों देशों की सत्ताओं में देखा गया। तो विभिन्न स्तर पर, कभी विदेश मंत्री स्तर की शिखर वार्ताएं, कभी शिखर सम्मेलन आयोजित करके शीत युद्ध की कटुता को शिथिलता में परिवर्तित करने का प्रयास देखा गया। इसी प्रकार सितंबर 1990 में हेलसिंकी में एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग के प्रति दोनों देशों ने, दोनों गुटों ने अपना रुझान स्पष्ट किया। इसी प्रकार एक बहुत विशेष घटना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के संबंध में इस काल में घटित हुई, वो थी सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय, शक्ति की दृष्टि से एक ध्रुवीय विश्व के रूप में स्थापित हुआ। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सोवियत संघ का ये विघटन सोवियत संघ की शक्ति को कमजोर करेगा, शिथिल करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के विकास के प्रारंभिक दौर में जो स्थिति शक्ति की दृष्टि से सोवियत संघ की थी, वैसी स्थिति 1990 के दशक में सोवियत संघ की नहीं रही। विघटन के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ
अमेरिकी शक्ति का उसकी बराबरी के स्तर पर मुकाबला करने में सक्षम नहीं रहेगा। इस आधार पर धीरे धीरे अनेक ऐसे कारण बने। कुछ शीत युद्ध की जो स्थिति है वो बहुत लंबे समय तक जारी रखना दोनों देशों के लिए बहुत नागवार गुजर रहा था। बहुत कहना चाहिए खर्चीली पद्धति के रूप में शीत युद्ध की प्रक्रिया उनके लिए साबित हो रही थी। तो समस्त परेशानियों से और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से एक प्रकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1990 के दशक से शीत युद्ध की शिथिलता का आधार तैयार हुआ। धन्यवाद।